गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11th ह्यूमैनिटीज़। हम हिस्ट्री का जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है वो है द सेंट्रल इस्लामिक लैंड। आपका नेक्स्ट चैप्टर है सेंट्रल इस्लामिक लैंड। इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द राइज ऑफ इस्लाम इन अरबी फेथ, कम्युनिटी एंड पॉलिटिक्स, द खिलाफत। इस पर्टिकुलर चैप्टर में पहले मैं आपको ये बता दूं कि हम क्या क्या पढ़ेंगे। राइज ऑफ इस्लाम इन अरब, यानी कि अरब में, सऊदी अरबिया में इस्लाम की शुरुआत कैसे हुई, पहली चीज़। दूसरी, फेथ, इस्लाम जो मज़हब है, जो धर्म है इस्लाम, उसका क्या फेथ है, क्या बिलीव है। कम्युनिटी एंड द पॉलिटिक्स, इसके अलावा कम्युनिटी और पॉलिटिक्स के बारे में लेकर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस्लाम में, वो हम पढ़ेंगे। द खिलाफत, खिलाफत के बारे में पढ़ेंगे। एक्सपेंशन, सिविल वार एंड सेक्ट फॉर्मेशन, किस तरह से इस धर्म को फैलाया गया। इस रिलीजन में, इस्लाम मज़हब में जो भी जंगें हुई हैं, जो भी युद्ध हुए हैं, जो भी वॉर्स हुई हैं वो, और किस तरह से इसका फॉर्मेशन, इसको किस तरह से कितने सेक्ट में इसको फॉर्म किया गया वो। द उमैयाद एंड द सेंट्रलाइजेशन ऑफ पॉलिटी, हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे आबासीद रेवोल्यूशन, ब्रेकअप ऑफ खिलाफत एंड द राइज ऑफ सल्तनत, की जो खिलाफत थी वो किस तरह से टूट गई और फिर किस तरह से सल्तनत का शुरुआत हुई, सल्तनत उस्मानिया, इसमें हम पढ़ेंगे। द क्रूसेड्स, उसके बाद इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, अर्बनाइजेशन एंड कॉमर्स, लर्निंग एंड कल्चर, ये हमारे टॉपिक ऑफ डिस्कशन हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। द सेंट्रल इस्लामिक लैंड, एज वी एंटर द 21st सेंचुरी, जैसे ही हम 21st सेंचुरी में एंटर होते हैं, देर आर ओवर 1 बिलियन मुस्लिम्स लिविंग इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो हमें पता चलता है कि लगभग 1 बिलियन मुस्लिम्स हैं जो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में रहते हैं। दे आर सिटीजन्स ऑफ डिफरेंट नेशंस, जो अलग अलग देशों के नागरिक हैं। डिफरेंट स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। एंड ड्रेस डिफरेंटली, और अलग अलग ड्रेसेस पहनते हैं। द प्रोसेस बाय विच दे बिकम मुस्लिम वर वैरिड, ये लोग किस तरह से मुस्लिम बने, इसका जो प्रोसेस है ये थोड़ा अलग है, यानी कि सबका थोड़ा थोड़ा डिफ़र करता है। एंड सो वर द सर्कमस्टांसेस इन विच दे वेंट देयर सेपरेट वेज, और वो कौन से हालात थे, ऐसे कौन से सर्कमस्टांसेस के कि जिनकी वजह से ये लोग मुस्लिम्स बने, और या जो वेरिएशन पाए जाते हैं तो वो वेरिएशंस क्या हैं। The Islamic community has its root in a more unified past which unfolded around 1400 years ago in Arabian Peninsula। अगर हम इस्लामिक कम्युनिटी की बात करें तो जो इस्लाम रिलीजन है, जो इस्लाम रिलीजन के अगर हम ओरिजिन, शुरुआत की बात करें तो इसकी जो जड़ें हैं, इसकी जो रूट्स हैं, यानी कि आज से 1400 साल पहले अराबियन पेनिनसुला में इस्लाम मज़हब की शुरुआत हुई। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द राइज ऑफ इस्लाम एंड इट्स एक्सपेंशन ओवर वास्ट टेरिटरी एक्सटेंडिंग फ्रॉम इजिप्ट टू अफगानिस्तान। तो मैंने जैसा अभी आपको बताया था कि इस चैप्टर में हम इस्लाम की शुरुआत कैसे हुई उसके बारे में पढ़ेंगे, किस तरह ये फैला है इजिप्ट से अफ़गानिस्तान तक। द कोर एरिया ऑफ इस्लामिक सिविलाइजेशन, हमारा अगर इस्लामिक सिविलाइजेशन की बात करें तो जो इसका एरिया है, जो कोर एरिया है, वो कहाँ से कहाँ तक है, 600 to 1200 इन दीज सेंचुरीज, यानी कि आप लगा लीजिए कितने, 600 साल। इन दीज सेंचुरीज इस्लामिक सोसाइटी एग्जिबिटेड मल्टीपल पॉलिटिकल एंड कल्चरल पैटर्न। इतने सालों में, इतनी शताब्दी में जो इस्लामिक सोसाइटीज़ थी, तो इस्लामिक सोसाइटी में क्या हुआ, एग्जिबिटेड मल्टीपल पॉलिटिकल एंड कल्चरल पैटर्न, उनमें काफ़ी अलग अलग तरह के पॉलिटिकल कल्चरल पैटर्न्स है जो एग्जिबिट हुए। द टर्म इस्लामिक इज़ यूज्ड हियर नॉट ओनली इन इट्स प्योरली रिलीजियस सेंस बट आल्सो फॉर ओवरऑल सोसाइटी एंड कल्चर हिस्टोरिकली एसोसिएटेड विद इस्लाम।
अगर हम इस्लामिक टर्म की बात करें, अगर हम इस्लामिक टर्म को यूज़ करें तो हम इसको सिर्फ़ और सिर्फ धार्मिक तौर पर ही मतलब इसका यूज़ नहीं करते हैं, बल्कि हम इसको देखें तो इस्लाम में एक पर्टिकुलर मतलब इस्लाम जो रिलीजन है वो बताता है कि मतलब सोसाइटी को किस तरह से होना चाहिए, सोसाइटी को किस तरह से बनाया जाता है, किस तरह से लोग एक सोसाइटी में रह सकते हैं, सोसाइटी का कैसा कल्चर होना चाहिए। मतलब इन द कंटेक्स्ट ऑफ द इस्लाम रिलीजन फोकसेस ऑन द society and the cultural patterns of a particular society. In this society, not everything that was happening originated directly from the religion. इस सोसाइटी में हर एक चीज़ को हम मतलब धर्म से ही हर चीज़ डायरेक्टली सीधे तौर पर हर चीज़ कोई धर्म से ओरिजिनेट नहीं होती, बट इट लुक प्लेस इन अ सोसाइटी वेयर मुस्लिम्स अंडर देयर फेथ वर रीऑर्गेनाइज्ड एज अ सोशली डोमिनेंट। लेकिन इट टुक प्लेस कहाँ, उन सोसाइटी में जहाँ पर मुस्लिम्स हैं या उन वो जिस चीज़ पे फेथ करते हैं, तो वहाँ पर जो डोमिनेशन हम देखते हैं वो किनका होता है, वो इसी ग्रुप का होता है। नॉन मुस्लिम ऑलवेज फॉर्म्ड एज एन इंटीग्रल, और जो नॉन मुस्लिम्स होते हैं उनको मतलब एज अ इंटीग्रल समझा जाता है। इफ़ सबऑर्डिनेट पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी एज डिड ज्यूज एंड क्रिश्चियनडम। तो इसमें हम इसको इस बात को हम क्यों कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि इफ़ सबऑर्डिनेट पार्ट ऑफ द सोसाइटी, मान लीजिए अगर किसी सोसाइटी में एक जो दूसरा रिलीजन है वो जेविस है यानी कि क्रिश्चियंस हैं, तो वहाँ पर उनको मतलब सबऑर्डिनेट माना जाएगा, लेकिन जो डोमिनेशन होगा वो इस्लाम के फॉलोवर्स का ही वहाँ पर होगा। Our understanding of the history of the Central Islamic land between 600 and the 1200 is based on the chronicles of Tawarikh which narrate events in order of time. इस्लाम की अगर हम सेंट्रल इस्लामिक लैंड की जो भी हिस्ट्री है उसके बारे में जो भी हमारे पास मालूमात है, जितनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई है वो है 600 और 1200 के बीच की जो भी इन्फॉर्मेशन है, यानी कि जो पीरियड है वो इस्लामिक हिस्ट्री का पीरियड है। और जो भी हमारी नॉलेज है, जो भी हमारी अंडरस्टैंडिंग बेस्ड करती है वो करती है जो भी तारीख़ दा कहते हैं बेटा हिस्टोरियंस को, जो भी हिस्टोरियंस ने हमें बताया है। एंड द सेमी हिस्टोरिकल वर्क, यानी कि जो भी तारीख़ दा का जो भी उनका काम है, रिकॉर्ड्स हैं जो भी उन्होंने रिटिन में दिए हैं वो, और जो सेमी हिस्टोरिकल वर्क है उस पर। सेमी हिस्टोरिकल वर्क में क्या आता है, बायोग्राफीज़ हैं, सीरा, रिकॉर्ड्स ऑफ द सेइंग यानी किसने क्या कहा, कहने को कहते हैं इसमें वही, मतलब सेइंग ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ सेइंग क्या कहा यानी कि कौल अक़वाल। एंड द डूइंग ऑफ द प्रॉफिट यानी हदीस, डूइंग ऑफ प्रॉफिट यानी कि जो हमारे मैसेंजर हैं, जो हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्होंने क्या किया वो कहलाता है हदीस, उनके करे हुए कामों को कहते हैं हम हदीस। एंड द कमेंट्रीज ऑन द कुरान, कुरान में जो भी कहा गया है उसको कहा जाता है तफसीर। तो सीरा यानी कि बायोग्राफीज़, यानी कि जो भी सीरत है, किसकी सीरत, जो हमारे खलीफा हैं, 4 खलीफा हैं। 4 खलीफा कौन कौन से मैं आपको बता देती हूँ। पहले हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, दूसरे हज़रत उस्मान, तीसरे हैं हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, चौथे हैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो इनकी सीरत, प्रॉफिट ने जो भी किया वो हदीस में आ जाता है, कुरान में जो बयान किया गया है वो तफसीर है। द मटेरियल फ्रॉम विच दीज वर्क वर प्रोड्यूस्ड बाय अ लार्ज कलेक्शन ऑफ आई विटनेस रिपोर्ट, अखबार ट्रांसमिटेड ओवर पीरियड ऑफ अ टाइम आइदर ओरली और ऑन न्यूज़पेपर। जो भी मटेरियल है फ्रॉम विच इन सब कामों से जुड़ा हुआ, तो जो हमारे पास उसका जो लार्ज कलेक्शन आया है, पहुंचा है, वो आई विटनेस का जो रिपोर्ट हैं वो, यानी कि आई विटनेस रिपोर्ट क्या, जो अखबार की रिपोर्ट्स हैं या उनको ओरली बोल कर जिस तरह से या पेपर पर लिख कर जैसे भी ट्रांसमिट किया गया, उस सब के थ्रू हम तक ये मटेरियल पहुंचा है। द ऑथेंटिसिटी ऑफ ईच रिपोर्ट खबर was tested by a critical method which traced the chain of transmission isnad and established the reliability of the narrator। और देखो ये जो रिपोर्ट्स हम तक आएंगे, ये जो ख़बरें हमारे पास आई हैं वो कितनी ऑथेंटिक हैं, कितनी सही हैं,
इनको भी बाकायदा टेस्ट करके हम तक पहुंचाया गया है। और इनको टेस्ट करने का जो एक क्रिटिकल मेथड यूज़ किया गया उसको कहा जाता है चेन ऑफ ट्रांसमिशन, यानी कि इसनद। और इस क्या है जिसको एक मतलब नरेटर ने बहुत रिलायबल वे में इन तमाम रिपोर्टों को चेक किया है, इनके ऑथेंटिसिटी का देखा है, उसके बाद ये चीज़ें हम तक पहुंचाई गई हैं। Although the method was not foolproof, medieval Muslim writers were more careful in selecting their information and understanding the motive of their informants than were their contemporaries in other parts of the world. देखो जितने भी मेथड्स हैं वो पूरी तरीके से फुल प्रूफ नहीं है, लेकिन जितने भी मेडिवल मुस्लिम राइटर्स थे वो बहुत ज़्यादा केयरफुली उन्होंने इन तमाम चीज़ों को सिलेक्ट करा है। जो भी इंफॉर्मेशन हम तक पहुंची है, जो हम समझते हैं उन्हें देखकर, और दुनिया के तमाम हिस्सों में इस्लाम से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन पहुंचाई गई हैं वो बहुत ध्यान से जो भी इस्लाम के जानने वाले थे उन्होंने उनको बहुत टेस्ट करके ही वहाँ तक पहुँचाया है। ऑन कंट्रोवर्शियल इशू दे प्रोड्यूस डिफरेंट वर्जन्स ऑफ द सेम इवेंट। कभी कभी कंट्रोवर्सीज भी खड़ी हो जाती हैं बहुत सारी चीज़ों को लेकर, और वो ये है कि एक ही इवेंट को लेकर अलग अलग तरह के वर्जन्स का रिप्रोड्यूस होना, यानी कि एक ही इवेंट पर अलग अलग बातों का सामने आना एक कंट्रोवर्सी खड़ी कर देता है। एज दे फाउंड इन देयर सोर्सेज, यानी कि एक ग्रुप ये कह रहा है, दूसरा ग्रुप ये कह रहा है, तो ये चीज़ें क्या हैं, ये कंट्रोवर्सी क्रिएट कर देती हैं। लीविंग द टास्क ऑफ जजमेंट टू देयर रीडर्स। अब जब इस तरह की कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाती है तो उस केसेस में जो जजमेंट का अधिकार होता है वो रीडर पे छोड़ दिया जाता है। देयर डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट्स क्लोजर टू देयर ओन टाइम इज़ मोर सिस्टमैटिक एंड एनालिटिकल एंड लेस ऑफ अ कलेक्शन ऑफ द अखबार। और फिर जो रीडर होता है, रीडर को उस इवेंट के बारे में उसकी ख़ुद की जो भी नॉलेज होती है, वो जो भी उसका एनालिटिकल नॉलेज उसके पास है, तो वो उसकी रोशनी में उस जो इवेंट पर अपना जो भी जजमेंट देता है वो देता है। और ऐसे केसेस में जहाँ पर कंट्रोवर्सी होती है वहाँ पर जो भी अखबार का कलेक्शन है उसको कम ही इम्पोर्टेंस दी जाती है। मोस्ट ऑफ द क्रॉनिकल्स एंड द सेमी हिस्टोरिकल वर्क आर इन द अरब में अगर हम देखें बहुत सारे क्रॉनिकल्स और बहुत सारे मतलब कुछ सेमी जो हिस्टोरिकल वर्क है अरब में, तो बेस्ट बीइंग द तारीख़ ऑफ तबारी, तो उसमें जो सबसे बेस्ट जो वर्क है जिसको काफ़ी इम्पोर्टेंस हासिल है वो है तारीख़ ऑफ तबारी, यानी कि तारीख़ ऑफ तबारी में यानी जो बुक है उसमें जितना लिखा गया है वो बेस्ट है, विच हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश इन 38 वॉल्यूम। ये जो बुक है तारीख़ ऑफ तबारी, इसको इंग्लिश भाषा में 48 वॉल्यूम में ट्रांसलेट किया जा चुका है। पर्शियन क्रॉनिकल्स आर फ्यू बट दे आर क्वाइट डिटेल्ड इन देयर ट्रीटमेंट ऑफ ईरान एंड सेंट्रल एशिया। जो भी पर्शियन क्रॉनिकल्स थे वो है तो वो तादाद में कम, लेकिन सेंट्रल एशिया या ईरान के को लेकर उनको जो मालूमात है वो काफ़ी डिटेल्ड मालूमात उनको हासिल है। क्रिश्चियन क्रॉनिकल्स रिटन इन सीरियाक अ डायलेक्ट ऑफ अरामिक, और जो क्रिश्चियन क्रॉनिकल्स हैं उन्होंने भी कुछ सीरियाक लिखे हैं। आर फ्यूवर बट दे थ्रो इंटरेस्टिंग लाइट ऑन द हिस्ट्री ऑफ अर्ली इस्लाम। लेकिन जो क्रिश्चियन क्रॉनिकल्स हैं, हालांकि उन्होंने जितना लिटरेरी वर्क किया है, जो रिटन में उनका वर्क है वो कम है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम अर्ली इस्लाम की हिस्ट्री देखें तो उनका जो भी रिटन वर्क है वो उससे हमें पढ़ने के बाद ये पता चलता है कि उसमें काफ़ी मतलब बेहतरीन या इंटरेस्टिंग पॉइंट्स को इस्लाम की हिस्ट्री से लेकर उसमें डिस्कस किया गया है। Beside chronicles, we have legal text, geographies, travelogues, and the literary works such as stories and poems. क्रॉनिकल्स के अलावा हमारे पास लीगल टेक्स्ट भी मौजूद है, जोग्राफीज़ हैं, और जो ट्रैवलर्स आते थे उनके जो अकाउंट हैं, उनका जो लिटरेरी वर्क है, स्टोरीज़ हैं, पोएम्स हैं, ये तमाम चीज़ें हैं जो हमें अर्ली इस्लामिक हिस्ट्री के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराती हैं।
डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस में क्या है? फ्रेगमेंट्री पीसेज ऑफ राइटिंग सच एज ऑफिशियल ऑर्डर्स और प्राइवेट करस्पॉन्डेंस। तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस में आ जाएंगे ऑफिशियल ऑर्डर्स या प्राइवेट करस्पॉन्डेंस भी हम उन्हें कह सकते हैं। इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल फॉर राइटिंग हिस्ट्रीज बिकॉज इट डज नॉट कॉन्शियसली रिफर टू इवेंट्स एंड द पर्सन। इट कम्स ऑलमोस्ट एंटायरली फ्रॉम ग्रीक एंड अरबिक पैपीरी। और ये जो आए हैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस, ये कहाँ से मतलब लिए गए हैं? पूरे ग्रीक और अराबिक पैपीरी से हैं, गॉड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री। और ये एडमिनिस्ट्रेटिव, अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो हमारे लिए ये बेस्ट हैं। एंड द गजनिया रिकॉर्ड एंड द गिनीज़ा रिकॉर्ड, और जो गिनीज़ा रिकॉर्ड है वो भी हमें हेल्प करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री को जानने में। सम एविडेंसेस हैज़ इमर्ज फ्रॉम आर्कियोलॉजिकल, कुछ एविडेंसेस आर्कियोलॉजिकल हैं जिसमें हमारे एक्सकवेशन हैं डेजर्ट पैलेसेस वगैरह पर जो किए गए हैं। न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं स्टडी ऑफ कोइंस को, एंड द एपिग्राफिक स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस। सोर्सेज हैं ये वो जो हमें ग्रेट वैल्यू फॉर इकोनॉमिक हिस्ट्री एंड आर्ट हिस्ट्री फॉर एस्टैब्लिशिंग नेम्स एंड डेट्स। तो ये तमाम वो सोर्सेज हैं जिसकी मदद से हमें इकोनॉमिक हिस्ट्री, आर्ट हिस्ट्री के बारे में और डेट्स वगैरह के बारे में पता चलता है। इस्लामिक, हम बात कर रहे हैं इस्लामिक हिस्ट्री की, ध्यान रखिएगा। प्रॉपर हिस्ट्री ऑफ इस्लाम बिगेन टू बी रिटन इन द 19th सेंचुरी। अगर हम इस्लाम की प्रॉपर हिस्ट्री की शुरुआत देखें तो हमें पता चलता है कि ये 19th सेंचुरी से हुई, 19th सेंचुरी से हुई बाय द यूनिवर्सिटी प्रोफेसर इन जर्मनी एंड द नीदरलैंड। यानी कि जो जर्मनी और नीदरलैंड में जो यूनिवर्सिटीज़ थी उनके जो प्रोफेसर थे उन्होंने प्रॉपर इस्लामिक हिस्ट्री पर लिखना शुरू किया। Colonial interest in the Middle East and the North Africa encouraged French and British researchers to study Islam as well as। इसके अलावा जो colonial interest था मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका में जो लोग थे उन्होंने फ्रेंच और ब्रिटिश रिसर्चर्स को भी encourage किया कि वो भी इस्लामिक हिस्ट्री के बारे में लिखें और उसको पढ़ें। क्रिश्चियन प्रीस्ट टू पेड क्लोज अटेंशन टू द हिस्ट्री ऑफ इस्लाम। इसके अलावा जो फादर होते हैं, क्रिश्चियन प्रीस्ट होते हैं, उन्होंने भी इस्लामिक हिस्ट्री की तरफ काफ़ी अटेंशन और दिलचस्पी दिखाई है। एंड प्रोड्यूस सम गुड वर्क, और उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है और प्रोड्यूस किया है जिससे हमें इस्लामिक हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। ऑल्दो देयर इंटरेस्ट वाज मेनली टू कंपेयर इस्लाम विद क्रिश्चियनिटी। उन लोगों ने, यानी कि जो क्रिश्चियन प्रीस्ट हैं, उन्होंने क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के बीच में एक कंपैरिजन भी किया है। These scholars called the Orientalist, और इन स्कॉलर्स को हम ओरिएंटलिस्ट कहते हैं, are known for their knowledge of Arabic and the Persian and the critical analysis of original text। ये वो स्कॉलर्स हैं जिनको उनकी अरबिक नॉलेज, पर्शियन नॉलेज और क्रिटिकल एनालिसिस के लिए जाना जाता है। जो भी इन्होंने टेक्स्ट प्रोड्यूस किया है वो एक ओरिजिनल टेक्स्ट है, यानी कि बिल्कुल ऑथेंटिक रिकॉर्ड्स हैं। वो इग्नाज गोल्डज़िहर वाज अ हंगेरियन ज्यू हु स्टडी एट द इस्लामिक कॉलेज। इन लोगों ने कहाँ पर स्टडी की? इस्लामिक कॉलेज में। नाम था अल अजहर इन सेरो, एंड प्रोड्यूस पाथ ब्रेकिंग स्टडीज़ इन जर्मन ऑफ इस्लामिक लॉ एंड थियोलॉजी। और इन्होंने एक प्रोड्यूस पाथ ब्रेकिंग स्टडीज़, और इन्होंने जर्मनी में इस्लामिक लॉ थियोलॉजी को पढ़ने के लिए एक रास्ता खोला। मतलब पाथ ब्रेकिंग मतलब एक रास्ता को उन्होंने शुरुआत की, एक रास्ता के ये मतलब जो वहाँ पढ़ाई जाती थी चीज़ें वहाँ पर उनको तोड़ के एक इस चीज़ की शुरुआत की कि वहाँ पर इस्लामिक लॉ थियोलॉजी को भी पढ़ाया जाए। 20th सेंचुरी हिस्टोरियंस ऑफ इस्लाम हैव लार्जली फॉलोड द इंटरेस्ट एंड द मेथड्स ऑफ ओरिएंटलिस्ट। अगर हम देखें 20वीं शताब्दी के जो भी हिस्टोरियन थे इस्लाम से जुड़े हुए, उन लोगों ने ओरिएंटलिस्ट के मेथड्स को काफ़ी फॉलो किया है और उसमें उनका काफ़ी इंटरेस्ट देखने को मिलता है। दे हैव वाइडेंड द स्कोप ऑफ इस्लामिक हिस्ट्री बाय इंक्लूडिंग न्यू टॉपिक्स। उन्होंने इस्लामिक हिस्ट्री में कुछ नए टॉपिक्स को ऐड किया, एंड बाय यूजिंग अलाइड डिसिप्लिन, और उन्होंने एक अलाइड डिसिप्लिन की शुरुआत की। जैसे कि अलाइड डिसिप्लिन में आ जाएंगे इकोनॉमिक्स, एंथ्रोपोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक्स, ये अलाइड डिसिप्लिन में आएंगे। यानी कि इस्लामिक हिस्ट्री के साथ साथ उन्होंने इन नए सब्जेक्ट्स की भी शुरुआत की। हैव रिफाइंड मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ ओरिएंटलिस्ट स्टडी, द हिस्टोग्राफी
of Islam is a good example of how religion can be studied with a modern historical method by those who may not share the customs and the beliefs of the people they are studying. इस्लाम की जो हिस्टोग्राफी है वो एक अच्छी एग्जाम्पल, एक अच्छी मिसाल है जो हमें ये बताती है कि कैसे मज़हब को हम स्टडी कर सकते हैं मॉडर्न हिस्टोरिकल मेथड्स की मदद से. एंड बाय दोज हु मे नॉट द शेयर कस्टम एंड बिलीव ऑफ द पीपल दे आर स्टडिंग, और वो जो इन कस्टम्स और बिलीव्स को शेयर नहीं करते वो लोग, वो भी इसको स्टडी कर सकते हैं. तो ये हमें यहाँ से पता चलता है. ठीक है, मैंने आपको चैप्टर से रिलेटेड एक इंट्रोडक्शन था जो मैंने दे दिया. अब हमारा जो टॉपिक है वो है द राइज ऑफ इस्लाम इन अरबिया, फेथ, कम्युनिटी एंड पॉलिटिक्स. दिस पर्टिकुलर टॉपिक आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू वेरी मच.